Welcome students to another lecture of political science from Brain Aspire। और पिछले क्लास तक हम लोगों ने ये देख लिया था कि पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग भी। आज हमें देखना है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में कैसे पावर शेयरिंग होता है। अब इसका पहला जो एग्जाम्पल है, सबसे पहला, वो है बेल्जियम का कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेल्जियम के कम्युनिटी गवर्नमेंट में हमने क्या देखा था कि उससे पहले सोशल ग्रुप का एग्जाम समझते हैं। जैसे हमने बेल्जियम में देखा था कि फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ के लोग थे ना। ये हर एक आइडेंटिटी के लोग एक एक सोशल ग्रुप हैं, ठीक है। वैसे ही इंडिया में भी अगर तुम देखो तो एससीज यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है। अब ये जो सोशल ग्रुप्स है ये ना इंडिया में डिप्राइव्ड सोशल ग्रुप्स है। इनको बहुत सालों से इनके ऊपर अत्याचार हुआ, इनका ऑपरेशन हुआ था हिस्टोरिकल, जिनके वजह से दीज पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम दिस कम्युनिटीज़ आर डिप्राइव्ड हिस्टोरिकली। इसीलिए इनको हम डिफरेंट ग्रुप्स में इनको बांटा गया है। अब बेल्जियम के कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे डिफरेंट कम्युनिटी को राइट देने के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया, जहाँ पे कल्चरल और एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ जो होते थे उनके रिगार्डिंग लॉज बनाए जाते थे। अब इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम में क्या है? इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम में एससीज, एसटीज और ओबीसीज, साथ विमेन को भी, अभी तो ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन दिया जाता है। अब रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि ये, क्योंकि ये जो कम्युनिटीज़ है, एससीज हो, एसटीज हो, ओबीसीज हो, ईडब्ल्यूएस मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है वो, या फिर जो विमेन है, ये जो लोग हैं, ये जो सोशल ग्रुप्स है, इनको हिस्टोरिकली बहुत इनके ऊपर अत्याचार हुआ है। दैट इज़ वाई इनको अभी एक प्रेफरेंस, इनको एक एडवांटेज दिया जाता है। जब ये कभी भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पे इनको रिजर्वेशन मिलता है। जब ये किसी भी जगह पे पढ़ने के लिए एडमिशन लेने जाते हैं तब इनको एडवांटेज मिलता है, ठीक है। इनको लेजिस्लेचर में, मतलब पार्लियामेंट में, या फिर मतलब बोथ सेंट्रल एंड स्टेट दोनों में ही, सेंट्रल का जो हम बोलते हैं पार्लियामेंट और स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ये सब इतना नहीं जानना मैं फिर भी ये जान लो कि सेंट्रल और स्टेट में भी लेजिस्लेचर्स होते हैं, वहाँ पे भी पॉलिटिकली इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो बेसिकली हर किसी चीज़ में जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल में है, प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के हर एक सेक्टर में एससीज, एसटीज, ओबीसीज, ईडब्ल्यूएस, वुमेन, इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। इसका एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो है वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पंचायत्स। अब पंचायत में विमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए ये बोला गया था कि हर किसी इलेक्शन में जो पंचायत होंगे ना, पंचायत में विमेन को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। ओके। अब इस रिजर्वेशन की वजह से क्या होता है कि विमेन जो होते हैं, गांव के जो विमेन होते हैं, उनको एक जगह मिलता है टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट्स, एंड दैट इज़ थ्रू पंचायत्स। इसीलिए पंचायत में वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाता है, एंड दैट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन मेनी स्टेट्स। मगर कहीं कहीं पे ये उतना सक्सेसफुल नहीं भी हुआ है। जहाँ पे वो प्रधानपति का कंसेप्ट है, प्रधानपति मतलब अगर तुम लोगों ने वो पंचायत सीरीज़ देखा है तो वहाँ पे तुम लोगों ने देखा है कि कैसे मंजू देवी एक्चुअल प्रधान थे, मगर मेन हर कोई काम जो था ना वो करते थे उनके पति, उनको ही सब प्रधान जी बोलते थे। तो समझ रहे हो बात कि मंजू देवी एक्चुअल प्रधान, इलेक्टेड प्रधान मंजू देवी है, मगर उनके हर कोई जो उनका जो पावर है वो इस्तेमाल करते थे उनके पति। तो ये होता है प्रधानपति प्रथा, जो भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पंचायत में, जिसके वजह से वुमेन रिप्रेजेंटेशन सक्सेसफुल कभी कभी नहीं होता है पंचायत में। अच्छा, उसके बाद जो हमें देखना है कि
पावर शेयरिंग अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज़। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी ना पावर शेयर करना इम्पॉर्टेंट होता है। नहीं ये समझो, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिपेंडेंट होने के बाद, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद उस टाइम पे कांग्रेस जो था वो बहुत पावरफुल पार्टी था, मतलब बहुत ही पावरफुल पार्टी था। और कांग्रेस के हाथ पे पूरा पावर था, कांग्रेस कुछ भी कर सकता था। कांग्रेस बहुत सालों, मतलब ऐसा था कि कांग्रेस हमेशा कोई भी इलेक्शन हो कांग्रेस ही जीतता था, सेंट्रल का इलेक्शन हो या फिर स्टेट का इलेक्शन हो, हमेशा कांग्रेस ही जीतता था। अब इससे क्या होता है कि देश में ना उस पार्टी को लगने लगता है कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता, और वो पार्टी कुछ भी करने लगता है, कुछ भी करने लगता है, जिससे कंट्री में डेमोक्रेसी का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए हर एक कंट्री में होना चाहिए क्या, मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब मल्टीपल पार्टीज है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, सीपीएम भी है, ठीक है, डिफरेंट पार्टीज़ है, और कोई भी पार्टी इलेक्शन जीत सकता है, लड़ सकता है, ठीक है, लोगों से बात कर सकता है। और इससे क्या होता है ना कि हर कोई पार्टी डर के रहता है कि इस साल मैं इलेक्शन जीता हूँ, मगर अगर मैं बहुत ही उल्टा सीधा काम करूँ तो मुझे पावर से लोग हटा देंगे और किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वोट देकर उनको पावर में लाएंगे। अब ये डर होने की वजह से ना कोई भी पार्टी बहुत बुरा काम नहीं करता। एक डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक कंपटीशन है वो रहता है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है फॉर एनी हेल्दी डेमोक्रेसी मल्टी पार्टी सिस्टम में। कोalition गवर्नमेंट्स मतलब समझो इंडिया में गवर्नमेंट बनाने के लिए ना एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ सीट्स चाहिए होता है, जिसको बोलते हैं मैजिक नंबर। तो वो जो मैजिक नंबर है, ठीक है, वो मैजिक नंबर जब तक ना किसी पार्टी को मिले वो गवर्नमेंट नहीं बना सकता। अब समझो अगर किसी पार्टी को, वो समझो 3 पार्टी है, तीनों पार्टी को वो नंबर नहीं मिला है, समझ लेते हैं कि ये नंबर जो है ये है 100, ठीक है, समझो इसको मिला है 80, इसको मिला है 60, ठीक है, ये इसको मिला है 40, ठीक है, समझो ये है वोट डिवीज़न या सीट डिवीज़न, मगर चाहिए उनको टोटल 100 सीट्स किसी भी पार्टी को टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब समझो इन तीनों के बीच में ए के पास सबसे ज़्यादा वोट है, मगर समझो सी और बी ये जुड़ गए, ठीक है। अब ये जुड़ गए, जब ये जुड़ जाएंगे तब क्या होगा, कंबाइंड इनका जो वोट है वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये गवर्नमेंट फॉर्म कर देंगे और ये जीत जाएंगे। अब ये जो 2 पार्टी मिलके एक पार्टी बनाया गया और 2 पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाया गया, इसी को बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे समझो आज अभी प्रेजेंटली इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो है एनडीए, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें मेजॉरिटी जो पार्टी है वो बीजेपी है, मगर बीजेपी के साथ डिफरेंट और भी कुछ छोटे पार्टीज है जिन लोगों ने जुड़ के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या एनडीए बनाया है, और एनडीए रूल करता है। मतलब बीजेपी के पास खुद के पास उतना सारा वोट नहीं था कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए, इसीलिए और भी छोटे पार्टीज़ को जोड़ के उनके वोट्स को इस्तेमाल करके, उनके वोट्स का हेल्प लेके तब जाके इंडिया गवर्नमेंट बना पाया। समझ पा रहे हो मेरी बात? अच्छा, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं कि समझो फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, लॉयर्स, बिजनेस ओनर्स, कोई भी समझो सारे फार्मर्स एक साथ जुट के एक साथ एक ग्रुप बना के कोई डिमांड रख रहे हैं गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो ये जो डिमांड, एक डिमांड रख रहा है, जो ग्रुप में हर कोई एक ही तरह का काम करता है या प्रोफेशन में, और सब लोग एक साथ एक डिमांड रख रहे हैं गवर्नमेंट के पास, इन्हीं को बोला जाता है प्रेशर ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स को जहाँ पे सिमिलर प्रोफेशन के लोग एक साथ एक डिमांड रखते हैं गवर्नमेंट के पास। वो फार्मर्स के साथ ग्रुप हो सकता है प्रेशर ग्रुप, इंडस्ट्रियलिस्ट एक प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं, बिजनेस ओनर्स एक प्रेशर ग्रुप बना सकता है, इवन स्टूडेंट्स कैन बी अ प्रेशर ग्रुप। आज अगर सारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हुआ, सारे स्टूडेंट्स एक साथ गवर्नमेंट के पास अपना डिमांड रखे, तो स्टूडेंट भी एक प्रेशर ग्रुप बन जाएगा तब, ठीक है। कोई भी प्रेशर ग्रुप बन सकता है। अच्छा,
अब ये जो पावर शेयरिंग है ना, इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, ये ज़्यादा पूछेगा नहीं मगर फिर भी समझने के लिए बताता हूँ। लेबनान में एक चीज़ है कि लेबनान में क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है, सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है, ठीक है, और शिया मुस्लिम भी। अब ये मैरोनाइट क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन अलग है, सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम भी अलग है। तो ताकि सारे डिफरेंट रिलीजन के लोगों को लेके एक स्टेबल देश बनाया जाए, इसीलिए ये डिसाइड किया गया था लेबनान में कि प्रेसिडेंट जो बनेंगे वो मैरोनाइट क्रिश्चियन बनेंगे, कोई भी मैरोनाइट क्रिश्चियन व्यक्ति जो होगा वो प्रेसिडेंट बनेगा। पीएम जो बनेगा वो सुन्नी मुस्लिम होना चाहिए, डेप्यूटी पीएम जो बनेगा वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होना चाहिए, और स्पीकर जो बनेगा वो शिया मुस्लिम होना चाहिए। तो हर एक रिलीजियन को रिप्रेजेंटेटिव मिलता है हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट में, जिससे क्या होता है, हर एक रिलीजियस कम्युनिटी सेटिस्फाइड रहता है, ठीक है। अच्छा, नाउ वी कम टू सम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, जैसे कि ये छोटे छोटे ऐसे ही एग्जाम्पल लिखना एग्ज़ाम में। जर्मनी का ग्रैंड कोalition, ये एक एग्जाम्पल है। नाइजीरिया का स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स डिमांड फेडरल ट्रांसपेरेंसी, ये भी एक एग्जाम्पल है जहाँ पे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स ने ये बोला था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको ये दिखाना पड़ेगा कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, डिटेल में दिखाना होगा। इसी को ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं कि क्लैरिटी दो, क्या कर रहे हो अच्छे से बताओ। ये स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स ने ये डिमांड रखा था नाइजीरिया में। और कनाडा में एबोरिजिनल लैंड सेटलमेंट जो हुआ था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मगर फिर भी समझ लो। एबोरिजिनल मतलब जो वहाँ के नेटिव कुछ ट्राइब्स थे, ठीक है, उनके लिए लैंड सिक्योर करने का एक सेटलमेंट हुआ था, उसको एबोरिजिनल लैंड सेटलमेंट बोलते हैं। मगर ये ज़्यादा पूछेगा नहीं, मेनली ये भी ज़्यादा पूछेगा नहीं, ये एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। जर्मनी में ग्रैंड कोalition, ठीक है, इससे तुम लोगों का काम हो जाएगा। अब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या क्या है। पहला है पार्टिसिपेशन, कि डेमोक्रेसी तभी अच्छे से चलता है जब हर कोई पार्टिसिपेट कर पाता है। जैसे हम लोग डेमोक्रेसी में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, बाय वोटिंग, ठीक है, थ्रू वोटिंग वी पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, तो दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक वैल्यू। सेकंड इज़ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, कि हमारे देश में जो इतना डाइवर्सिटी है, हम लोग हर किसी कम्युनिटी के लोग को रिस्पेक्ट देते हैं। मतलब साउथ इंडियंस आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, बट ऑल दिस पीपल आर गिवन द इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल डिग्निटी एज इंडियंस। इसी को बोलते हैं रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड कॉन्सेंसस ओवर इम्पोजिशन। वही मॉनिटर का एग्जाम्पल, कि ये अकेला मॉनिटर सबके ऊपर डिसीजन दे रहा था, उसको बोलते हैं इम्पोजिशन, कि अकेला सबके ऊपर इम्पोज कर रहा है डिसीजन। मगर तुम लोग सब जब एक साथ डिसीजन ले रहे हो, वो होता है कॉन्सेंसस, कि एक साथ कंसेंट करके डिसीजन लेना, पार्टिसिपेट करके डिसीजन लेना, वो होता है कंसेंसस। तो डेमोक्रेसी में कंसेंसस होना चाहिए, ना कि इम्पोजिशन, ठीक है, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर भी इससे हमारा ख़त्म होता है, पावर शेयरिंग का चैप्टर। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, वी विल मीट सून।